करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको ओनली अटलांटिक बेसिकली वीडियो बनाई थी कि उसका विस्तार कितना है, आकार कैसा है और अटलांटिक ओशन का भाग पूरी पृथ्वी पर कितना बड़ा भाग है और कितना क्षेत्रफल है। अब मैं अटलांटिक ओशन का नीतल बताऊंगी और उसके कटक, ट्रेंचेज, रिज एंड बेसिन्स ये सब बताऊंगी। कौन सी कंट्रीज़ उसकी सीमाएं बनाती हैं। सबसे पहले नित्तल अटलांटिक महासागर के चारों ओर विभिन्न चौड़ाइयों वाला किंतु सुस्पष्ट विस्तृत है। अफ्रीका के तट के समीप मगन तट की चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर है, जबकि उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के तटों के पास इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। ये हो गया नित्तल। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक रिज यानी कि अटलांटिक कटक है। अटलांटिक कटक सबसे पहले तो ये बनते कैसे हैं, जो हमारा सी लेवल हो गया समुद्री तली यानी कि महासागर की तली से ऊपर उठा हुआ भाग विभिन्न क्रियाओं द्वारा मैग्मा के पिघलने या चट्टानों के एक साथ होने से जो पहाड़ी का रूप धारण कर लेती हैं महासागरीय तली से ऊपर, और जो वाटर होता है समुद्र में यानी कि महासागर में जो पानी होता है उसके नीचे होते हैं ये पहाड़ी के रूप में ये कटक होते हैं। अब हम बताएंगे कि अटलांटिक महासागर में सबसे प्रमुख कटक कौन से हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे प्रमुख कटक है मध्य अटलांटिक कटक, जिसकी लंबाई लगभग 14,400 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर तक है। यह अंत महासागर को 2 बेसिनों में बांटता है। इसका उभार सीढ़ीनुमा है। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह पठार फैलकर एक विस्तृत अंत समुद्री पठार का रूप धारण कर लेता है। मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर मध्य अटलांटिक कटक नाम से जाना जाता है और भूमध्य रेखा से नीचे यह दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। ये हो गया कटक। अब इसके बाद अटलांटिक महासागर में इससे अलावा और भी बहुत सारे कटक पाए जाते हैं। जो ऊपर न्यू फाउंडलैंड के पास है एक डॉल्फिन कटक, जो सबसे प्रमुख है, फेमस है ये फिशेस के लिए, मछलियों के मत्स्य पालन के लिए। यहाँ पर ग्रांड बैंक पाया जाता है। यहाँ पर मछलियों का बहुत ज़्यादा पालन होता है। और नीचे साउथ की तरफ है चैलेंजर कटक, ये भी सबसे प्रमुख कटक है। इसके बाद ऊपर आइसलैंड सबसे पहले टेलीग्राफ पठार, जो वहाँ पर सबसे पहले तारे बिछाई गई थी। इसके बाद है एजोर्स कटक, एजोर्स नाम का एक द्वीप भी है। इसके बाद कनारी द्वीप, इसके बाद सेंट हेलेना जो नीचे वेस्ट विंड रिफ्ट के पास है। इससे ऊपर बहुत सारे कटक पाए जाते हैं, सियरा लियोन, RBI, ऐसे बहुत सारे कटक पाए जाते हैं। इसके बाद हम गर्त डिस्कस करेंगे। गर्त ट्रेंचेज ये होते क्या हैं। गर्त वे होते हैं जो समुद्र तल के गहराई में जिनका ढाल बहुत तीव्र होता है और जो एक गहरी खाई की तरह होते हैं। अगर उसमें कोई जहाज वगैरह कोई अगर फंस जाए तो वो वापस नहीं निकलने का, ये एक गहरी खाई या कुआं कह लो, उस टाइप से होते हैं। इनका जो भार, चारों तरफ का जो भार होता है वो इनका ढाल बहुत तीव्र माना जाता है। ट्रेंचेज और अटलांटिक ओशियन में एक कैरेबियन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगें आती हैं, और इसी के अंदर सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त है वो प्यूर्टो रिको यह कैरेबियन सी में पड़ता है। और एक और गर्त है वो है केमन, वो लगभग मैक्सिको खाड़ी से नीचे है। और इसके बाद है एक सैंडविच ट्रेंच भी है, वो नीचे बावेट आइसलैंड के पास है। ये इसकी मुख्यतः ट्रेंचेज हैं। इसमें कम ही ट्रेंचेज पाई जाती हैं इस महासागर में। और जो वर्ल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच है वो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, वो है मैरियाना ट्रेंच। हो गया क्लियर, ट्रेंचेज हो गई क्लियर।
अब आ गए हम बेसिन्स पर। बेसिन मतलब जलधाराएं। जलधारा वे होती हैं किसी भी गहरे महासागर, जैसे प्रशांत या अटलांटिक, कोई भी महासागर ले लो, हर एक महासागर में धाराएं पाई जाती हैं। इसके अटलांटिक के अंतर्गत बहुत सारी जलधाराएं आती हैं जो कि भूमध्य सागर की ओर से जो ध्रुवों की तरफ जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। भूमध्य रेखा से सबसे पहले एक बेसिन चलती है, वो भूमध्य रेखीय जलधारा वो चलती है। वो साउथ अफ्रीका के किनारे पर टकराकर दो भागों में बट जाती है। ऊपर की तरफ नॉर्थ भूमध्य रेखीय जलधारा और नीचे साउथ। वो ऊपर जाती है फिर युकाटन चैनल तक। युकाटन चैनल के पास जाने के बाद उसका नाम फ्लोरिडा बेसिन पड़ जाता है। फ्लोरिडा बेसिन पड़ने के बाद जब वह मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए चलती है तो उसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है। गल्फ स्ट्रीम ये सबसे गर्म जलधारा यहाँ लवण युक्त पाया जाता है, और यहाँ से पानी जो जल की मात्रा लगभग डेली 11 मिलियन परिवहन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जलधारा का मतलब ही यही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का परिवहन। और वैसे देखा जाए तो अटलांटिक महासागर फेमस है परिवहन के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा जल का या कोई भी व्यापार वगैरह इनका परिवहन होता है। इसके बाद कहाँ थे हम? फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम बन जाती है मैक्सिको खाड़ी के पास जाने से। फिर वह मैक्सिको खाड़ी से उठती है, फिर वह चलती है सेंट लॉरेंस फंडी, वहाँ से होते हुए वह जाती है न्यूफाउंडलैंड तक। ऊपर एक न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, वहाँ तक चलती है। फिर ऊपर ध्रुवों से बे ऑफ बफिन की खाड़ी और जलडमरू मध्य से आती है एक फ्लोरिडा नहीं, लैब्राडोर सागर से आती है ठंडी जलधारा। लैब्राडोर सागर से आती है ध्रुव। ये ठंडी जलधारा इसलिए क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य की तरफ आ रही है। हो गया। ये यहाँ न्यूफाउंडलैंड के पास आके मिलती है। ये दोनों एक ग्रैंड बैंक बनाती हैं। ग्रैंड बैंक इन्हीं दोनों धाराओं से मिलकर बना है, जहाँ पर मत्स्य पालन की भी बहुत होता है। इसके बाद है पूर्वी ग्रीनलैंड से भी एक ठंडी जलधारा आती है। इसके बाद यह कैप वर्डे और कनारी, इस तरह से कैप वर्डे और कनारी की तरफ ये जलधाराएं बहने लगती हैं और ये एक सर्कल बना लेती हैं, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक गायर उत्तरी अटलांटिक जलीय घूर्णन कहते हैं। हो गया, ये हो गए हमारे नॉर्थ अटलांटिक बेसिन्स। इसके बाद आते हैं हम साउथ में चलती है भूमध्य रेखा से गर्म जलधारा ब्राज़ील की बेसिन। ब्राज़ील के किनारों तटीय किनारों से चलती है और नीचे से आती है फोकलैंड ठंडी जलधारा। ये चलती है इसकी तरफ, ब्राज़ील की तरफ। फिर इससे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी ठंडी जलधारा है, ये चलती है ऊपर, ये चलती है अफ्रीका के तटों के किनारे। वहाँ इसका नाम पड़ जाता है वेंगुला जलधारा लगभग 17 डिग्री साउथ से 18 डिग्री साउथ, इतना ही इसका अक्षांश होता है। ये भी एक सर्कल बना लेती हैं, जिनको कहा जाता है साउथ अटलांटिक गायर। हो गया, गायर मतलब जलीय घूर्णन। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सागर, यानी कि तटवर्ती सागर। अटलांटिक महासागर के कौन से सागर मिलते हैं? सबसे प्रमुख सारगासो सागर है। यह लैब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, कनारी, जो ये सर्कल बनाती हैं, इनके एक पश्चिमी साइड नॉर्थ अमेरिका की तरफ सारगासो सी का निर्माण होता है। सारगासो सी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ शैवाल घास पाई गई थी। हो गया। इसके बाद कैरेबियन सी फेमस फॉर भूकंप। यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगे
बहुत ज़्यादा भूकंपीय तरंगें पाई जाती हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये। इसके बाद है नॉर्थ सी है वहाँ नॉर्वेजियन के पास, नॉर्वेजियन एरिया है ऊपर आइसलैंड के पूर्वी भाग में। इसके बाद नीचे एक है मेडिटेरियन सी, यह यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अटलांटिक महासागर में एक बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल यह भी बहुत खतरनाक पाई जाती है, गहरी खाई की तरह। और इसमें अटलांटिक महासागर में बहुत ज़्यादा हिमखंड आइसबर्ग्स पाए जाते हैं, जो कि एक मूवी आई थी टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर, जो एक दुर्घटना हुई थी 15 अप्रैल 1912 में। वो जहाज़ उसी हिमखंड के टकराने से डूबा था और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, कोई बचा था। यह दुर्घटना अटलांटिक सी के नॉर्थ अटलांटिक सी में हुई, ओशियन में हुई थी। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम आइसलैंड्स यानी कि द्वीप। इस जल में डूबे इस कटक की अनेक चोटियां जल स्तर से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर लेती हैं। इनके उदाहरण हैं एजोर्स का पाइको द्वीप तथा कैप वर्ड। इनके अतिरिक्त बरमूडा जैसे परवाल तथा एशियन द्वीप हैं। मध्य अटलांटिक कटक है, यह उसके ऊपर विस्तृत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर न्यूफाउंडलैंड ब्रिटिश द्वीप समूह है। दक्षिण अमेरिका तट के पास फोकलैंड द्वीप स्थित है। ये हो गए आइसलैंड। इसके बाद है अटलांटिक गर्त की मैंने आपको गहराई नहीं बताई। इनकी गहराई लगभग 5500 मीटर तक पाई जाती है। और तटवर्ती सागर हैं। तटवर्ती सागर तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगी खाड़ी कौन कौन सी लगती हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सबसे पहले ऊपर की तरफ एक बे ऑफ बफिन है, उससे नीचे कनाडा से ऊपर है ऊपर की तरफ है एक बे ऑफ हुडसन की खाड़ी। और न्यूफाउंडलैंड से नीचे है सेंट लॉरेंस से नीचे है बे ऑफ फंडी इज़ फेमस फॉर टाइड्स। बे ऑफ फंडी किसके लिए फेमस है? ज्वार भाटा। यहाँ बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा पाए जाते हैं। इसके बाद बे ऑफ फंडी से नीचे हम चलते हैं बे ऑफ न्यूयॉर्क, उससे नीचे बे ऑफ मैक्सिको। और पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर के पूर्व की तरफ बे ऑफ बस्के। ये हैं मुख्य खाड़ियाँ जो कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। वैसे खाड़ी की डेफिनेशन, खाड़ी कैसे बनती है? खाड़ी का जो एक भाग होता है ना पूरा, उसके इर्द गिर्द का जो एक भाग होता है वो स्थलीय सीमा से बना हुआ होता है और एक साइड जलीय सीमा होती है, और ये होती है खाड़ी। खाड़ियों का निर्माण महासागरीय जल के ऊपर उठने से या जल का अधिक बसाव, ऐसा कुछ कह लो आप, इस टाइप से खाड़ियों का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं से भी आपको अगर समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। आई विल ऑल्सो डिफाइन अगेन